हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। हम लोग जो है यूपी पेट और यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस की परीक्षा होने के कारण और जीएस शामिल होने के कारण इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इधर पेट का भी एग्ज़ाम है, उधर यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में आएगा, तो सबके लिए सिलेबस वही रहेगा। जीएस का सिलेबस यूपी का ही सारा एग्ज़ाम है, तो इस सबको देखते हुए हम लोग एक पैटर्न शुरू कर रहे हैं जीएस का, जिसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले हम लोग इतिहास से शुरू कर रहे हैं, भारतीय इतिहास, प्राचीन जो भारत का इतिहास है उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये श्रृंखला जो है क्रमबद्ध चलेगी। आपको प्रत्येक दिन आपको मतलब वीडियो मिलेगा, डाउनलोडेड वीडियो मिलेगा। ये लाइव में तो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ रात को 9:30 बजे, और इसका डाउनलोडेड वीडियो आपको अपडेट करती रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास में पहले आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ से हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? जो दक्षिण एशिया था उसमें पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता थी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का उदय हड़प्पा सभ्यता में हुआ। इस सभ्यता के प्रमुख बड़े शहरी केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, गढ़बेरीवाला थे। लोथल और कालीबंगा महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल नगर थे। नगर योजना, शिल्प और संस्कृति अत्यंत विकसित थी। अतः दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? पूरा पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, डी पाषाण युग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? ABCD में कौन सा आंसर सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पावासी कांस्य धातुओं का प्रयोग करते थे। उपकरणों और बर्तनों के निर्माण है उसमें कांस्य का उपयोग होता था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? जोदड़ो है, इस शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। ABCD में कौन सा आपका आंसर राइट होगा? तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसे मृतकों का टीला हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का यही अर्थ होगा। कभी इंग्लिश में पूछ सकता, कभी हिंदी में, तो हिंदी में भी इसको याद रखिएगा, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसका मोहनजोदड़ो का हिंदी नेम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसकी खुदाई रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी तथा पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ मृतकों का टीला। देखिए आप, मैंने जो लिखा था वही यहाँ पे दिया हुआ है, मृतकों का टीला है, यानी माउंट ऑफ द डेड है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछता है कि किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, वर्तमान का है। प्रश्न नंबर 4, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी बनावली आपका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात। बनावली देखिए कहाँ पर स्थित है? सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो आपका जो बनावली क्षेत्र है ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हरियाणा में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर
आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया था। एक बात और याद रखिएगा, इसका खुदाई भी पूछता है कि किसने किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने बनावली का मतलब जो पुरातत्व सर्वेक्षण था उत्खनन कराए थे इन्होंने। प्रश्न नंबर 5वां, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। मतलब हड़प्पा काल में एक बंदरगाह मिला था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए महास्थानगढ़, बी सिकंदरिया, सी लोथल, डी नागपट्टनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा सी लोथल। लोथल जो है गुजरात में था, गुजरात में ये क्या था, एक बंदरगाह था, गुजरात में था लोथल। और नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम था भोगवा नदी, भोगवा नदी पर स्थित था, भोगवा नदी। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम है लोथल और लोथल गुजरात की भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं, अभी यहाँ पे दिया ही है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। यह शहर खंभात की खाड़ी क्षेत्र में साबरमती की सहायक नदी है भोगवा, ठीक है, साबरमती की सहायक नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, हड़प्पा जो संस्कृति है उसका प्रमाण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके हिस्सा जो लोथल है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी एस आर राव, डी आर.एस. बिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एस आर राव। एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। ठीक है, लोथल के बारे में बाकी सारी जानकारी तो आपको मिल ही गई है। अहमदाबाद जिले के गुजरात में भोगवा नदी के समीप स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने वर्ष 1954 में की थी। इसको भी याद रखना है कि 1954 में किया था डॉक्टर एस आर राव ने। प्रश्न नंबर देखिए अगला 7वां, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी, बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सी अर्नेस्ट एच के मैके, डी बी के थापर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संक्षिप्त खुदाई थी उसका सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। हड़प्पा स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1872-73 के पूर्वार्ध में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी में था, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा 3 भागों में विभाजित था? मतलब हड़प्पा काल में ऐसा कौन सा था तो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। तो हड़प्पा काल में ऐसा कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र स्थल जो हड़प्पा कालीन था, ये 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर क्षेत्र 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब थोड़ा सा टफ है नाम, लेकिन एक बार 2 बार पढ़ने पर याद हो जाएगा सभी लोगों को। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई? ऑप्शन ए लोहा, बी कांस, सी सोना, डी तांबा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सोना का कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सोने का इसमें तो लोहा दे रहा, सॉरी लोहा आंसर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी लोहा है, ये यूपी पेट 2025 का है। हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्य धातु कर्म से परिचित थी। इसी सभ्यता में तांबा कांस्य और सोने के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, मतलब लोहा का नहीं मिलता है। ओके, इस बात को याद रखना। इसलिए ये धातुएं ज्ञात और प्रयुक्त थी। लोहे के धातु कर्म को बाद के द्वितीय नगरीकरण की प्रमुख तकनीक विशेषता बताया गया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा ज्ञात या प्रचलित धातु नहीं था, मतलब न उन लोगों को जानकारी थी और न कहीं उसका इतना जो खुदाई हुआ उसमें मिला। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है।
डी सिंध लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, सत्य है। ये लोग पहले कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैन्धवकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थे। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी कपास के प्रारंभिक उत्पादक और उपभोक्ता थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? ऑप्शन ए कोटदीजी, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो नृत्य करने वाली लड़की थी वो पहले खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सब देखिए 2025 का पेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नृत्य करने वाली लड़की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था। यह प्रतिमा धातु कला और शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाती है, इसलिए सभी उत्तर मोहनजोदड़ो है। सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, बी हाथी दांत की नक्काशी, सी लकड़ी की नक्काशी, डी मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोमलोपी ढलाई कास्टिंग थी, इसका इस्तेमाल किया गया था जो डांसिंग गर्ल बनी थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? पुजारी जो राजा थे उनकी मूर्ति मिली थी। ऑप्शन ए कोटदीजी, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें देखिए क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर डी हो जाएगा। पुजारी राजा की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। यह आकृति, जिसे परंपरागत रूप से पुजारी कहा जाता है, एक साल से ढकी हुई है, जो दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली हुई है। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? जो घोड़े की अस्थियां थी उसके अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन ए बनावली, बी चंदहुदड़ो, सी सुतका गंडोर, डी सुरकोटदा। तो ये बी सी डी कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? अस्थि मिला था, इसका डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा यानी गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा गुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृणमयी मूर्तियाँ मिली हैं। आइए अब देखते हैं वैदिक संस्कृति। ये थी उससे संबंधित प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्यकृत है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। बताइए कौन सा ऐसा वेद है जो आंशिक रूप से एक गद्यकृत है? तो सी आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंशिक रूप से एक गद्य है। ठीक है, मतलब गद्य कृति है, गद्य और पद दोनों में है ये। यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य और पद्य है इससे संबंधित। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्राचीनतम वेद कौन सा है? मतलब विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद है। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं के आह्वान के लिए सूक्त संकलित है। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूत्रों की संख्या जो इसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, तथा अगर मंत्रों की संख्या पूछे तो 10,552 मंत्र हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। और इसमें 10 मंडल हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पूछता है कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 3। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? 1800 भजन, 1500 भजन,
1028 भजन, 1000 भजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से तो सी आंसर राइट होगा। एक बार चेक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सी आंसर राइट होगा। 1028 भजन ऋग्वेद में है, इसको भी आपको याद रखना है। वही जो आपकी सूक्ति है वही भजन है। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। यह स्तुति सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त या भजन संकलित है। प्रश्न नंबर 4, उपनिषद शब्द का आर्थिक अर्थ क्या, मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है, सॉरी, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गुप्त अनुष्ठान, बी किसी के पास बैठना, सी पवित्र छंद, डी ईश्वर की शिक्षाएं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना। बी ऑप्शन राइट होगा। सॉरी। उपनिषद शब्द संस्कृत के उप, नी और सद से बना है। उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है नीचे और सद का अर्थ है बैठना। इसका आशय गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से है, इसलिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। प्रश्न नंबर 5, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, बी संहिता, सी ब्राह्मण, डी आरण्यक। तो क्या कहलाते हैं? वेदों का जो गद्य प्रकरण है, गद्य में लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाता है। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय व कौशिकी। इसको भी याद रखना है कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो 2 हैं, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद के शतपथ है, तैत्तिरीय है, मैत्राणी है, काठक है तथा कपिष्ठल है। सामवेद की क्या है? पंचविश है, जैमिनीय है और अथर्ववेद का एकमात्र है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 6, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण का मूल पाठ, मतलब किस वेद के ब्राह्मण का मूल पाठ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? बी, यजुर्वेद का। अभी हमने यहाँ पढ़ाया था कि यजुर्वेद का शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्राणी, काठक ये सब है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो पेपर होने जा रहा है उस पेपर में यूपी पे 4 ऑप्शन देता है। पहले 4 ऑप्शन देता था, अब 5 ऑप्शन देगा। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, ऋषि याज्ञवल्क वाजस्नेय से संबंधित माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति यहीं से माना गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपका 4 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि यही प्रसिद्ध पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऋग्वेद 10:90-12 में कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यदस्य पद्यम शूद्रो अजायता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, छंदयोग उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? छंदयोग जो उपनिषद है, ऑप्शन ए केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, बी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सी केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास, डी केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसमें जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख करता है छंदयोग उपनिषद में। छंदयोग उपनिषद में 3 स्कंद या भाग बताए गए हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और आचार गृह में रहने वाला ब्रह्मचारी। छंदयोग उपनिषद में संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए यह उपनिषद मुख्यतः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों का संदर्भ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, बी शास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योगवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शास्त्र कोई उपवेद नहीं है। देखिए, योग वेद को छोड़कर सभी उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से है, गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से है, योग वेद इसका आंसर था, सॉरी,
शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। योग वेद कोई वेद नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन में राइट होगा आपका। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के, तूफान के, वर्षा के, अग्नि के। तो किसके देवता थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्षा के थे। वैदिक देवता इंद्र वर्षा के देवता थे। आपको पता होगा कि वैदिक देवता जो इंद्र थे वो ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र है, जिसे पुरंदर अर्थात किला को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित है, जिन्हें असुर से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तुलसी नहीं शामिल किया जाता। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पंचगव्य याद रखना है, 5 होता है इसमें। पंचगव्य इसका नाम है। इसमें दूध होता है गाय का, दही होता है, घी, दूध, मूत्र, गोबर, यानी सब गाय का ही होता है। दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके औषधि उपयोग का उल्लेख है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है, मतलब गाय का ही प्रोडक्ट उसमें शामिल है, इसलिए जो तुलसी है वो उसका नहीं, भाग नहीं है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? जो महाजनी प्रथा थी उसका उल्लेख पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी शतपथ ब्राह्मण, डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया। ये सब भी पूछता है, इसलिए याद रखना कि सूदखोर को इसमें कुशीदिन कहा गया था। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र, डी संवृत। तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? वो संवृत का है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र संवृत देवता को समर्पित है। देखिए 2015 का पेपर में आया हुआ है और प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र संवृत देवता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। इन्हीं का दूसरा नाम है, मतलब पर्यायवाची समझिए, इसलिए ये दोनों याद रखना, क्योंकि सूर्य तो सबको याद रहता है, संवृत कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र है। 10 मंडल है, आपको पता है, जिसमें मतलब इसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना गया है। किसको? जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, इसलिए इसको याद रखना, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न यही पूछ ले कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो आंसर विश्वामित्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण, बी भरत, सी मेघनाथ, डी सुग्रीव। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? प्रश्न नंबर 14, तो बी आंसर हो जाएगा, भरत की पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला नाम था। तो भरत की पत्नी मांडवी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की मतलब थी, ये पत्नी थी। इसको याद रखना, क्योंकि ये जैसे उतना हाईलाइट नहीं होता, तो अब तो प्रश्न वही पूछता है जो हाईलाइट नहीं होता है। तो श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। चलिए अगला देखिए। प्रश्न नंबर 15, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 16 दिन, बी 18 दिन, सी 20 दिन, डी 24 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 18 दिन। और 18 दिन को 18 पर्व के नाम से जो महाभारत लिखा गया है या गीता उसमें दिया हुआ 18 पर्व उसको कहा गया, दिन नहीं कहा गया है। तो बी इसका राइट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। अब हम लोग आ गए हैं बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध यानी जीवनी उनकी और शिक्षाएँ। देखिए आगे, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठाता है। तो रिवीजन फटाफट हम करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तनम। तो राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया निरंजना नदी के पर स्थित है।
प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष भी याद रखना है। इसके पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन ए जिन, बी बुद्ध, सी ज्ञान, डी बोधि। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जानने लगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्या कारण है जो इतना प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सी क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, डी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। और ये जो लिखा हुआ है कि निर्वाण इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ये सब याद रखना है। पैदा हुए थे लुम्बिनी में, पता ही है। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा, बी गंडक, सी पुनपुन, डी निरंजना। तो अभी हमने पढ़ाया निरंजना नदी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 दिया है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार, डी लाल किला परिसर। तो ये गलत आंसर है, इसमें कोई राइट आंसर नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी मैंने बताया कि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन, प्रचार का प्रारंभ, धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब जो यहाँ पर सारनाथ में इन्होंने पहले उपदेश दिया था, पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया था, तो उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। या यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि उन्होंने ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ वाराणसी से किया था इसकी शुरुआत। तो यहाँ 5 शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 6, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोध गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सारनाथ। अपनी मुक्ति का भी पहला उपदेश, मतलब दुख से मुक्ति का पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख के समाधान और दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया है, ठीक है। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं। प्रश्न नंबर 7वां, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी अयोध्या, डी वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, लेकिन अब सटीक आंसर सारनाथ दिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। झांसी, बोध गया, कौशाम्बी, सारनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी सारनाथ। सारनाथ में ही अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, वही आंसर है, लेकिन घुमा घुमा के प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जो भी मैं बता रही थी, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने में धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र यानी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी बोध गया, डी सारनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। देखिए हर मतलब लगातार हर पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको याद रखना। और प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। प्रश्न नंबर 10, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध सारनाथ में देहांत हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे कहा गया, इनकी मृत्यु को। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी,
ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और ये जो पहला दिया था भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ। बोधगया में जन्म लुम्बिनी में हुआ था और महापरिनिर्वाण यानी इनका देहांत जो है कुशीनगर में हुआ था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, क्या दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। प्रश्न नंबर 12, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण, इसको निब्बाड़ लिखा था, परिनिब्बाड़, अच्छा सॉरी, अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। परिनिर्वाण वही अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी। 80 वर्ष, 55 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन सही होगा। हाँ, 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें मुक्ति मिली थी जीवन से। तो परिनिर्वाण जिसे कहा गया, मृत्यु जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म में, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महानिर्वाण प्राप्त किया था, वही मैं बता रही थी ना। प्रश्न नंबर 13, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया, कुशीनगर, राजगीरा, वैशाली। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे, महात्मा बुद्ध की राजधानी कुशीनगर या कुशीनगर, ये मल्ल जो गणराज्य था उसकी राजधानी थी। क्या था? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा यानी कुशीनगर में लगभग 483 ईसा पूर्व परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध गया उर्बेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे जैसा प्रश्न घुमाए उसको हमें क्या करना है? कुशीनगर ही बताना है, मृत्यु वाला। प्रश्न नंबर 15, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक लिखा था, या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध के 3 पवित्र विहार, 3 टोकरिया संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, बुद्ध के 3 अवतार, बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 2025 के पेट में पूछा गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 टोकरिया संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, उसे त्रिपिटक कहा गया। आइए देखते हैं क्या त्रिपिटक। त्रिपिटक या त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटारे या 3 संग्रह हैं। ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख भाग हैं। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन संग्रहों में बौद्ध अनुशासन, उपदेश और दार्शनिक विवेचन संकलित हैं। ठीक है, इतना जितना प्रश्न बना है याद हो जाएगा। तो बौद्ध से संबंधित इतने ही प्रश्न आता है। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं वो किस भाग में है? आप बताइए। आप तीनों के अंदर घुस के प्रश्न पूछ रहा है। 2025 का देखिए द्वितीय पाली पेट में है। दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक का सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का मुख्य संग्रह है। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं संवाद और सूक्त के रूप में संकलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसे 3 फोल्ड बास्केट भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, उपासक पिटक, विनय पिटक। तो आपको पता होगा उपासक पिटक कोई पिटक नहीं है, अभिधम्म, सूत, विनय है। ठीक, पाली में बौद्ध धर्मों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सूत्र पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखे गए, भाषा भी इसकी याद रखना, हमें पाली भाषा में लिखे गए हैं। फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि रिवीजन करा रही हूँ। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अब यही बचता है बौद्ध संगीति, क्योंकि 4 बौद्ध संगीति हुई थी तो याद करना जरूरी है। पूछ रहा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, राजगीर। राजगीर में प्रथम हुआ था, कश्मीर में चौथा हुआ था, पाटलिपुत्र में दूसरा हुआ था। इसको याद रखना है।
यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर यानी राजगृह में हुआ था। दोनों याद रखना है, राजगीर या राजगृह। और देखिए अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? कनिष्क का पूछ रहा है, तो कनिष्क का शासनकाल वही कुंडलवन कश्मीर का था, तो चौथा था उसमें, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चौथी संगीति का आयोजन किया गया था। अभी बताते हैं क्या क्या इसमें याद रखना है, इसमें डिटेल दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें एक जान लीजिए कि अगर नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट करके इसको कहीं कॉपी पेन से लिख कर या तो अपने पास जहाँ पढ़ते हैं वहीं चिपका दीजिए या कुछ भी करके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई पॉइंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, सब याद होना चाहिए। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, राजगृह स्थान है। अध्यक्ष पूछता है तो महाकश्यप है। शासक किसका था उस समय? तो अजातशत्रु उस समय शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली सबकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व, स्थान है पाटिलपुत्र, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस और शासन था अशोक का उस समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं। तो अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और शासनकाल था कनिष्क का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसका चार्ट बना के हम लोग तो जो पढ़ते हैं वहीं लगा देते थे इसका चार्ट, तो ऐसे आप लोग भी कर लीजिए ताकि रोज़ नज़र पड़ेगा तो याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक विशेषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन बौद्ध से संबंधित थे तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये शून्यवाद यानी माध्यमिक के प्रवर्तक थे। बहुत मतलब पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किसके प्रवर्तक थे? शून्यवाद। इनकी प्रसिद्ध रचना है मूल मध्यम कारिका। क्या नाम है? मूल मध्यमक कारिका नाम है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? बताइए। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी सारिपुत्र, सी जीवक, डी राहुला। तो हमें लगता है इसका सी ऑप्शन होगा, जी। राइट आंसर इसका सी होगा, जीवक थे। जीवक बिंबिसार के दरबार में थे और भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के राज चिकित्सक थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। बिंबिसार मगध का राजा था और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी वाराणसी, सी आगरा, डी सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना शहर विश्व का माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी विश्व का प्राचीनतम शहर है। विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, इसको याद रखना। पुराना नाम भी काशी था। जैन धर्म, आइए देखते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के जो प्रमुख हैं वो महावीर जी हैं। जीवन एवं उनकी शिक्षाएँ देख लीजिए। पहले जैन तीर्थंकर कौन हैं? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर, ऋषभ, सी पारसनाथ, डी पद्मनाथ। तो पहले कौन थे? पहले थे ऋषभ देव। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले थे हमारे ऋषभ देव। 24 जैन तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से प्रथम थे ऋषभ। याद रखना है आपको। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के मूल जो संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है या आदिनाथ भी माना जाता है, मतलब ऑप्शन में हो सकता है आदिनाथ भी दे दे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। और 24वें महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मतलब लास्ट भी यही थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार व प्रसार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2,
24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अष्टनेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। प्रश्न नंबर 3, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जिस प्रकार बौद्ध धर्म में हम लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए नालंदा, बी कौशाम्बी, सी जंबिका ग्राम, डी जनंतपुरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जंबिका ग्राम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें जंबिका ग्राम के पास रिजुपालका नदी, ये भी पूछता प्रश्न कि किस नदी के तट पर, तो रिजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैबल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई एक साल वृक्ष के नीचे। तो इसको हमें याद रखना है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कैबल्य कहा गया था। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है? यहाँ जिन शब्द आया है और जिन का अर्थ पूछा है। ऑप्शन ए महान महात्मा, बी विजेता, सी भगवान, डी अहिंसक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विजेता। राइट आंसर हो जाएगा बी विजेता। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ है विजेता। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, जिन शब्द का अर्थ है विजेता होता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह कैवलिन आहार्त यानी योग, जिन यानी विजेता तथा निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। देखिए सबका अर्थ पूछता है, कैवल्य का अर्थ क्या होगा? तो जैन भाषा में ये पूर्ण ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कैवलिन कहलाए थे, मतलब ये। आहार तक अगर पूछेगा तो इसका अर्थ होता है योग्य, जिन यानी विजेता तथा निग्रंथ यानी बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, जैन धर्म में तीर्थ रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये वह हैं, वह क्या है? निर्वाण का मार्ग कहा जाता है तो वह क्या है? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इनके 3 रत्न थे, ठीक है। तो 3 रत्न में सही क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका जो 3 रत्न था वो था सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 3 रत्न है, सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, ये इसको भी याद रखना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके 3 रत्न थे। इसका सम्यक दर्शन का मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का सही ज्ञान और सम्यक आचरण का सही आचरण। यानी अगर आप सब अपना समझना चाहें तो सही विश्वास का मतलब होता है कि जिससे पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। ये नहीं कि मुँह पे कुछ और कहे, बगल में कुछ और करे, इस तरह से नहीं। विश्वास, सही ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो आपको एक पूर्ण पुरुष या स्त्री बनाए, जो आपके मतलब जैसे आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका सही उपयोग कर पाइए। ये नहीं कि गुस्सा परिपूर्ण भरा हुआ है और ज्ञान मतलब इधर जा रहा है और जो भी मन करे बोल दीजिए, ऐसा नहीं। ज्ञान का मतलब है कि सही उपयोग। सही आचरण यानी जिस प्रकार जो दिखाई दे उनके प्रति उसी प्रकार से आचरण करना है। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहते थे। मतलब सुख दुख में समान भाव हो तो उसे सम्यक आचरण यानी हमेशा एक जैसा। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य था, यानी जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, उसमें जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य था कैवल्य की प्राप्ति। तो ये सही हो जाएगा, डी हमारा। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो कैवल्य जब भी हमने जाना कि कैवल्य होता है जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, तो हमारा ये आंसर राइट होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब इंसान इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तो वह अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हमारा जो मतलब हम नहीं कह रहे हैं, बौद्ध धर्म कह रहा है कि इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। जैसे आप इच्छा करना छोड़ दीजिए,
तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं होगी तो उसके प्रति हमें कोई वो नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, तो हमारा दुख नहीं होगा। हम दुखी तभी रहते हैं ना, जैसे मैंने कोई चाहत कर लिया, मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा, तो दुख इसी बात का तो हमें दुख होता है। तो बौद्ध धर्म का कहना था कि इच्छा ही दुखों का कारण है। उनका एक मतलब बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वैराग्य, निष्ठा, कर्म, अहिंसा। तो क्या था इनका सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, अहिंसा। डी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण इनका मौलिक सिद्धांत था अहिंसा, यानी हिंसा ना करो। अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत में अहिंसा सबसे मौलिक है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जो जैन धर्म अपनाते थे उन्हें 5 सिद्धांतों का पालन करना होता था: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत पर उन्हें काम करना होता था। प्रश्न नंबर 8, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? वो किस स्थान पर उपलब्ध हैं? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात, सरोड बेलगोला कर्नाटक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ये वल्लभी गुजरात में इस समय मौजूद है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वल्लभी गुजरात का जगह है, तो वहाँ पर स्थित है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर उपलब्ध हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हम लोग जो जैन धर्म था उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने समाप्त किया। अब आइए हम लोगों के जो वंश परंपरा की शुरुआत हुई थी वो मौर्य वंश था, और मौर्य वंश में हम सम्राट अशोक को देखेंगे, जबकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन यहाँ पर देखिए मौर्य वंश में सम्राट अशोक पहले दिया गया है, लेकिन आपको अगर पूछे कि सबसे पहले राजवंश कौन सा है सबसे पुराना, तो मौर्य वंश है। स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए प्रश्न नंबर 1, मेघस्तनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी। यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहली बात, मेघस्तनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो ये इंडिका लिखा। वह मूल रूप से किस देश के थे? यहाँ पे पूछ रहा है कि वह मूल रूप से किस देश के थे। पुर्तगाल, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी तुर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीस देश के थे। मेघस्तनीज ग्रीस देश के थे। मेघस्तनीज मूलतः ग्रीस का निवासी था, जो सिलिकोस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में आया था। मेघस्तनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका लिखा था। प्रश्न नंबर 2, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? देखिए अगला प्रश्न यही पूछ दिया है। इनमें से कोई नहीं, हुएनसांग, फाहियान, मेघस्तनीज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मेघस्तनीज। इंडिका मेघस्तनीज की है। प्रश्न नंबर 3, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। संस्कृत भाषा का नाटक है। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था उन्होंने। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए।
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी अकबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी जो है, बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूनानी लेखक मेगस्थनीज ने मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थी। कितनी होती थी? 6 समितियाँ। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज के अनुसार नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दौरान हुई थी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बौद्ध धर्म, लोकायतन, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आजीवक संप्रदाय में। जो बिंदुसार थे उनकी रुचि आजीवक संप्रदाय में हुई थी। मौर्य सम्राट बिंदुसार की आजीवक धर्म में रुचि थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रोकेडीज। ये सब मतलब पूछता है, इसलिए डिटेल पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल से भी प्रश्न उठाता है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। बहुत बड़ा संप्रदाय है क्योंकि मौर्य काल में आपको ये संप्रदाय बार बार देखने को मिलेगा, आजीवक संप्रदाय। तो इसकी स्थापना याद रखना है कि कौन किया था? मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। प्रश्न नंबर 6, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वां, 13वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। हाँ, डी आंसर राइट है। 13वें पर कलिंग की जो है इनका जो 13वां शिलालेख था उस पर कलिंग पर विजय जो उड़ीसा में है उस पर विजय प्राप्ति को दिखाता है। कलिंग युद्ध तथा उनके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। यहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता, फिर युद्ध वगैरह छोड़ देते। प्रश्न नंबर 7, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी तोसली। तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? डी ऑप्शन होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तोसली। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलिंग की पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। प्रश्न नंबर 8वां, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर डी लग रहा है। हाँ, राइट आंसर है डी। इंद्रप्रस्थ उस समय 4 प्रांतों में मुख्य नहीं था। आइए देखते हैं कौन सा था। अगर आप लोगों की मांग होगी तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। इसकी पूरी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगी वहाँ से, तो देख लीजिए। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन? उत्तरापथ, इसमें जो 5 प्रांत है उसको देख लीजिए। 5 प्रांतों में उत्तरापथ, तक्षशिला, आमंतिरट, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ मौर्य की तरह नहीं थी। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना, राजधानी सहित इसको याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ये बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कामरूप।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामरूप अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। उपयुक्त जो विकल्प है उसमें कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त की 4वीं सदी ईस्वी के प्रयाग प्रशस्ति यानी हर्षेट द्वारा रचित में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के समय सीमावर्ती राज्यों डवाक और समतट के साथ वर्णित है। प्रश्न नंबर 10, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 ब्राह्मी लिपि में हैं। आइए देखते हैं। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजज्ञाओं यानी शासनादेश से हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में है? खरोष्टी। ये 2 याद कर लेना है क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछता है, लिपि बार बार पूछेगा। जो ईरानी आर्मेइक से उत्पन्न हुए हैं। खरोष्टी लिपि ईरान के आर्मेइक से उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 11, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13वां। अशोक की जो शिलालेख है उसमें सबसे बड़ा 13वां है, क्योंकि इसी में कलिंग युद्ध का विजय भी है, तो इसको याद रखना है। 13वां बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक की कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इनकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न याद कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो आपको पता हो गया होगा कि स्तूप होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तूप है। सॉरी स्तंभ है, सॉरी स्तंभ है। स्तंभ बहुत जगह उन्होंने बनवाया था ना, मौर्य स्तंभ। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकास्म स्तंभ। एकास्म स्तंभ का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकास्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना जो सारनाथ वाराणसी में है, उसमें सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है। मतलब एक स्तंभ बना होता है, उस पर 4 सिंह होते हैं, एक पीछे होता है, 3 हमें एक मतलब चारों तरफ मुंह होता है चारों सिंहों का। तो हमें अगर देखना होगा तो 3 ही दिखाई देंगे, इसलिए प्रश्न बन जाता है कि कितने उनके स्तंभ पे कितने सिंह हैं। तो 4 याद रखना है। जो लोग वाराणसी जाए जरूर देखें। प्रश्न नंबर 13, अशोक का सिंह जो चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, एक स्तंभ पर बना है, वो कहाँ है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। तभी आपको मैंने बताया सारनाथ में है, जो कि वाराणसी में है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। अशोक के सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। अब यहाँ पे उनका एक मुंह इधर किया हुआ है, एक मुंह इधर, एक मुंह पीछे, एक मुंह का आगे किया हुआ है और चारों की पीठ ऐसे सटी हुई है। ये अशोक का स्तंभ बना हुआ मान लीजिए, और इस पर उन्होंने चक्र बनाया हुआ है। यही चक्र हमारा तिरंगे में शामिल हो गया। और ये जो सिंह 3 आगे की तरफ दिखाई देते हैं, ये देखिए भारतीय नोट पर बना हुआ है, तो वही यहाँ पर बता रहा है। प्रश्न नंबर 14, मौर्य व्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि व्यवस्था पर, व्यापार पर, उद्योग पर, युद्ध पर आधारित। तो मौर्य व्यवस्था में मुख्य रूप से किस पर टिकी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृषि पर टिकी हुई थी मौर्य की जो मुख्य व्यवस्था थी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। भूमिकर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख स्रोत था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। प्रश्न नंबर 15, देवनाम प्रिय नाम किसे कहा गया था? मतलब किसे देवनाम प्रिय कहा गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक को कहा गया था देवनाम प्रिय। अशोक देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था, और देवनाम प्रिय भी कहते थे। यहाँ पे देखिए
अशोक को पियदस्य भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्रूर, उद्गोलन, ये जो 4 अभिलेख है इसमें इनका नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक धम्मनीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं, मतलब जो इन्होंने धम्मनीति और कलिंग युद्ध इसके लिए इन्हें जाना जाता है। लेकिन इसका वो जो 4 शिलालेख है इसको भी याद रखना है, गुर्जरा, नेत्रूर, उद्गोलन और मास्की, क्योंकि इन्हीं चारों में इनका नाम अशोक। प्रश्न नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम पिये या पियदस्सी भी था? तो वह कौन सा व्यक्ति है? ऑप्शन ए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी भगवान महावीर, सी गौतम बुद्ध, डी मौर्य सम्राट अशोक। तो आपको पता है, मैंने भी बोला था कि अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक का नाम उसके अभिलेखों में प्रायः देव नाम पिये या पियदस्सी मिलता है। आइए अब हम लोग गुप्त वंश पर पढ़ते हैं, और गुप्त वंश में कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 2 फेमस गुप्त वंश के प्रतापी राजा हैं, उनके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पहला इसमें है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी समुद्रगुप्त के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वह विशेष रूप से पर्याय प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ऑप्शन ए भारवी, बी भास, सी हरिसेन, डी बाणभट्ट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर, तो सी आंसर आपका हो जाएगा हरिसेन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद में अशोक जो स्तंभ है उस पर अंकित है। देख लीजिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे? तो राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। प्रश्न नंबर तीसरा ये देखते हैं, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? पूछ रहा है, जो खगोलविद थे वराह मिहिर और कवि कालिदास, ये किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी पृथ्वीराज चौहान। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? राइट आंसर सही हो जाएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया था, उन्हीं का। देखिए ये ऑप्शन सही था, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। कालिदास और वराह मिहिर के अलावा अमर सिंह, धनवंतर, घटकर पर, छपड़क, शंकु, वरुचि तथा बेताल भट्ट 9 रत्नों में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान जो शाकुंतलम है उस किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी रायदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कालिदास। कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को याद रखना है क्योंकि ये रचनाएं हिंदी में भी पूछी जाती हैं, संस्कृत में भी पूछी जाती हैं और जीएस में भी पूछा जाता है, इसलिए इनको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसके ने लिखी थी? मतलब मालविकाग्नि जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? भारव, दंडी, भास, डी कालिदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कालिदास।
कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम आदि की रचना की थी। प्रश्न नंबर 6, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री, कुमार देवी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी है, देखते हैं, बी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। गुप्त काल की जो सबसे प्रसिद्ध महिला थी वो थी प्रभावती गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन किया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता, मतलब कौन थे? इसके अलावा ऑप्शन ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। तो क्या कह रहा है कि राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा किसके अलावा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इनके अलावा सभी नामों से जाना जाता था। तो जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, ये इन्हीं का सब नाम है, एक ही लोग है। मतलब चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी, समुद्रगुप्त नहीं थे। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य था। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ये कह रहा है कि इसमें बहुत से जो विद्वान थे किसको नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था, मतलब कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने नवरत्न रखा था, ये प्रश्न इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था। इनके दरबार में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में एक थे। उनके दरबार के नवरत्नों में, अब इसमें याद रखना है क्योंकि नवरत्न पूछता है, तो नवरत्नों के नाम आपको याद होना चाहिए। कालिदास थे, धर्मांतर, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वरुचि, बैताल भट्ट तथा घटकरपर शामिल थे। ये नवरत्न शामिल थे। प्रश्न नंबर 9, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नवरत्न आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए इनमें से कोई भी नहीं, बी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, डी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो कौन सा आंसर राइट होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। धन्वंतरी, एक मिनट, धन्वंतरी या धन्वंतर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। जैसे इन्होंने नवरत्न को शामिल तो किया चंद्रगुप्त जी ने, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों को, मतलब जैसे कि एक डॉक्टर थे और जैसे धन्वंतर हो गए, कालिदास लेखक हो गए, मतलब अलग अलग 9 लोग अलग अलग कार्य में दक्ष थे। तो उन 9 लोगों को अपने नवरत्नों में शामिल किया था और दक्षता में पूर्णतया हासिल थी। इस तरह के लोग थे। ठीक है, तो नवरत्नों में शामिल ये एक चिकित्सक थे, धन्वंतरी। अब देखिए, धन्वंतरी वैद्य थे, चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जो मैंने अभी बताई, और वराहमिहिर जो थे उस समय के वो खगोलविद थे। वराहमिहिर भी हमने पढ़ा ना, वराहमिहिर उस समय के खगोलविद थे।
जो है खगोल की सटीक जानकारी देते थे। आज तो वैज्ञानिक इतना आगे हो गए हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जो जो दिया है वो सब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमें लगा ख़त्म हो गया। चलिए अब हम लोग आते देखते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन जी को देखते हैं। हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपको ट्रिक से ऐसे याद कर लेना कि हर्ष के शासन, हा से हर्ष, हा से ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा पांचवा मतलब 5 इंडीज कौन से थे? 5 इंडीज का मतलब इसी से पता चल जाएगा आपको, और कौन सा था ये भी पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ये पंजाब, बी कन्नौज, बी नहीं मतलब पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लीजिए, शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, बी कौटिल्य, सी हर्ष, डी बाणभट्ट। तो कादम्बरी के लेखक डी ऑप्शन राइट होगा, बाणभट्ट थे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम् भी थी, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कन्नौज। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कन्नौज। थानेश्वर या मतलब सर है या थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई, जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? थानेश्वर या थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई, जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, वैशाली, डी मगध। तो राइट आंसर हो जाएगा बी थानेश्वर। थानेश्वर हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न राजपूत काल। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, राजपूत काल में कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य, डी संस्कृत साहित्य। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिल। हाँ, ये राइट आंसर है, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तमिल साहित्य को भी, तमिल साहित्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल वेद कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन ए पल्लव, बी सातवाहन, सी दृष्टकूट, डी मौर्य। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? इसका राष्ट्रकूट होगा। फिर भी एक बार ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं जी, राइट आंसर इसका होगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए श्रीकालहस्ती, बी तिरुपति, सी हम्पी, डी भद्राचलम। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हम्पी में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विरूपाक्ष जो मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, बी नागेश्वरम मंदिर, सी हजारा मंदिर, डी महाबलीपुरम मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर जो है पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम मामल्लपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी हर्षवर्धन, सी दंतिदुर्ग, डी सिम्हा विष्णु। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दंतिदुर्ग। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, या दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, चोल शासक के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आदित्यवन, विजयालय चोल, सी अरिंजय चोल, डी परांतक चोल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी विजयालय चोल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, विजयालय चोल। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की। यह आरंभ में पल्लवों का सामंत था। पल्लव तथा पांड्यों के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लोगो एक बहुत ऊपर लग गया। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल निर्माण झील जो थी उसका निर्माण इसमें से किस चोल शासक ने करवाया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी अधिराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजेंद्र प्रथम। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसे चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बेल्लन बेगाई, शालाभोगा, पल्ली छादम या ब्रह्मदेव। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पल्ली छादम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि पल्ली छादम क्या है। चोल जो अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादम या पल्ली छंदे कहते थे। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लाय गई या बेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला भोगा कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? ऑप्शन ए नटराज मंदिर चिदम्बरम, बी गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, सी पलाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर, डी बृहदेश्वर मंदिर गंगाईकोंड चोलपुरम। तो कौन सा मंदिर था जो शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बना था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो गोंगेडेश्वर मंदिर है सिन्नार का, ये शिव मंदिर चोल शासकों ने नहीं बनवाया था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए कितना मतलब 2022 का प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। गोंगेडेश्वर
मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य मंदिर सूर्य, विष्णु, पार्वती और गणेश को समर्पित है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए देवपाल, बी रामपाल, सी गोपाल, डी महीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोपाल। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। यह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 11, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो पूर्वी होगा, लेकिन एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। जी राइट आंसर होगा पूर्वी, क्योंकि बंगाल में था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाल शासक भारत के पूर्वी हिस्सों बंगाल, बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। बार बार प्रश्न पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने किया था। राइट आंसर आपका धर्मपाल होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए तोमर, बी खिलजी, सी सैयद, डी तुगलक वंश। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये तोमर वंश का था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था। कौन था? अनंगपाल। चलिए प्राचीन भारत का विविध हिस्सा देखते हैं। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली जनपद था? जो जनपद थे उसमें पूछ रहा कि 6वीं से 14वीं शताब्दी पर सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? अंग, मगध, वैशाली, डिब्बज्जी। तो हमें इसका राइट आंसर बी है, लेकिन एक बार चेक कर। जी बिल्कुल राइट आंसर है बी, मगध था। मगध जो है सबसे शक्तिशाली शासक, मतलब यहाँ पे सबसे शक्तिशाली शासन हुआ करता था। महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपद, ये इसको याद रखना। और ये भी पूछता है कि इन महाजनपदों के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो अंगुत्तर निकाय करके एक ग्रंथ है, वहीं से पता चलता है। तो पूछता है ग्रंथ, इसलिए उसको भी याद रखना, अंगुत्तर निकाय। महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों की सूची में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी, जो बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। दिए गए प्रश्न में 6वीं से 14वीं शताब्दी का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि महाजनपद का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए चंपा, बी वैशाली, सी काशी, डी मथुरा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपको 3-4 बातें याद रखना है। 16 महाजनपद टोटल थे। किस ग्रंथ में था? तो अंगुत्तर निकाय में था। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसको याद करना ही करना है 8 का। और 16 महाजनपद में सबकी राजधानी याद होना चाहिए, सबकी राजधानी 16 की भी। और उसमें से पूछता है कि दक्षिण भारत की कौन सा एक महाजनपद था, क्योंकि बाकी सब उत्तर भारत में थे। एक अस्मक करके था, तोसली था उसकी राजधानी, तो वो दक्षिण भारत का था। तो ये प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको अलग से याद रखना है। बाकी तो सारे प्रश्न, मतलब जैसे आप 16 महाजनपद लिखिए, उसकी राजधानी लिखिए, फिर उसमें से जो 8 यूपी में है उसको अलग से उत्तर प्रदेश का लिख दीजिए कि ये 8 उत्तर प्रदेश में, ऊपर से एक दक्षिण वाला भी लिख लीजिए, उसमें दक्षिण लिख दीजिए। ये इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। और काशी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12, 16, 20, 24। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 महाजनपद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्रश्न नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? गणित से, वास्तुकला से, चिकित्सा से, राजनीति से। तो किससे संबंधित है चरक संहिता?
देखते हैं मिनट। आंसर सी, चिकित्सा से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो हमारा है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद यानी चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता चरक थे। ये कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। ठीक है, आप लोग जब भी देखिए तो बताया करिए कि क्या समस्या है, क्या मतलब किस तरह से और पढ़ाना होगा, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? महर्षि पतंजलि, कालिदास, श्री भास्कराचार्य होगा ये, और डी कल्हड़। तो कौन सा लेखक थे उसमें? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, ठीक है, इस पर इन्होंने पुस्तक लिखा था। देख लीजिए यहाँ पर, महर्षि पतंजलि जी ने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 6, नीतिसार यानी राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कामंतक, बी बेससेन, सी विष्णुगुप्त, डी श्रीहर्ष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कामंतक ने लिखा था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये कामंतक ने लिखा था। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीतिसार राजनीति के तत्व के लेखक कामंतक है। यह ग्रंथ मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिए, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुश्रुत, बी कश्यप, सी चरक, डी पतंजल। तो कनिष्क के दरबार में चरक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक उस समय थे कनिष्क के दरबार में जी। प्रश्न नंबर 8वां, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी विष्णु शर्मा, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विष्णु शर्मा। एक बार ऑप्शन दिया था, विष्णुगुप्त और विष्णु शर्मा दोनों दे दिया था, तो आपको याद रखना है कि विष्णु शर्मा होंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए दे देता है। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण एवं वेद व्यास महाभारत की रचना हेतु विशेष रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? टीका, निबंध, नाटक, कविता। तो मृच्छकटिकम शूद्रक जिन रखा था, देखिए नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नाटक। सी आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, नाटक है। ठीक है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम एक नाटक है। प्रश्न नंबर 10वां, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्लोपथी, बी तोलाक्कपियम, सी शिल्पाधिकारम, डी मणिमेरुलय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लेकिन एक बार चक्कर, जी हाँ बी इसका राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। ठीक है, तमिल व्याकरण की रचना तोलक्कपियम को तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। इस पुस्तक के लेखक तोलक्कपियर थे। देखिए नाम भी वैसे है, तोलक्कपियर, तोलक्कपियम पढ़े थे। उसका आंसर यहाँ दिया हुआ, देख लेते हैं क्या था। भारत में स्थित प्राचीन नालंदा महाविहार जो है, जो प्राचीन नालंदा महाविहार है, ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नालंदा महाविहार स्थल भारत के बिहार राज्य में है। इस महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। अभी हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था, तो नालंदा किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बहुत से पेपरों में पूछा गया है, इसलिए इसको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज हम शुरू करते हैं। आज का, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। मतलब ये जो जानकारी दी गई है इससे किस राजवंश की पहचान हो रही है? पुष्पमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और
पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजल के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। ऑप्शन ए कर्ण वंश, बी दास वंश, सी चोल वंश, डी सुंग वंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंग वंश, क्योंकि पुष्पमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। ये कौन था? तो जो मौर्य वंश चल रहा था इससे पहले, उसके जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी जो है सेनापति था ये पुष्पमित्र, उसको मार करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो देवभूति था। यानी प्रथम सम्राट पुष्पमित्र था और अंतिम देवभूति था। इसको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 78 शक संवत की शुरुआत, BC 261 कलिंग युद्ध। तो हमें लगता है डी राइट होगा। नहीं, ऐसा पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में हुई थी, लेकिन ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। मुझे याद आया, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, और कलिंग युद्ध 261 BC में हुई थी, यानी ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न नंबर 17, निम्न में किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा बी औरंगाबाद में। औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत में आए? टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। इनका सबका क्रम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले आए थे, पहले फाहियान आए थे, ये पहले नंबर पर आए थे, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर टॉमस रो आया था। टॉमस रो अंग्रेज था, तो सबसे लास्ट में आया था। अंग्रेजों का शासन सबसे लास्ट में चला था, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। टॉमस रो कब आया था? तो जहांगीर का शासन चल रहा था उस समय। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। पहले सूरत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री, यानी चीन से आया था, फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 के समय में भारत आया था। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी। किसकी? ह्वेनसांग की, जो उस समय भारत में सुलभ थे, मतलब उपलब्ध थे जो भारत में। प्रश्न नंबर 19, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी उड़ीसा में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश में। सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका संबंध चंदेल वंश के शासकों से है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा एक अनुचित युग्म है? ऑप्शन ए खजुराहो चोल वंश राजवंश, बी हम्पी स्मारक का समूह, विजयनगर राजवंश, सी लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश, डी हजार स्तंभ मंदिर काकतीय वंश। तो कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ये सही होगा। हाँ, ये ऑप्शन राइट है, खजुराहो चोल वंश से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है। नहीं, अनुचित, सॉरी, यहाँ पे इसी बात से कंफ्यूज होता है एग्जाम में, मतलब जब पेपर देने बैठो तब भी यहाँ नहीं और हाँ का बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। उसमें पूछ रहा अनुचित, तो ये खजुराहो चोल वंश द्वारा नहीं है, ये शायद चंदेलों का है। 1 मिनट अभी देखते हैं, वैसे हमें लगता है खजुराहो वंश। हाँ देखिए, राइट आंसर है। खजुराहो का जो मंदिर था उसने चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया। हम्पी का विजयनगर राजवंश करवाया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, सोमवंशी राजवंश ने कराया। और हजार स्तंभ का मंदिर काकतीय राजवंश ने। ठीक है,
अब आइए हम लोग मध्यकालीन भारत में आ गए। मध्यकालीन भारत का इतिहास जानते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी मध्यकाल के भारत में आते हैं। मध्यकाल भारत का इतिहास, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इसको अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे, ठीक है? इसको अगले में कर दे, क्या करें, क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास एक अलग एपिसोड होना चाहिए।